Good morning, dear all Advaitians. Jai Bharat. So, in our last lecture, we discussed about the two structure of nucleus that includes nuclear membrane and the other one is nucleoplasm, right? As we know that this structure, or we can say that the theory about the nucleus and the concept of nucleus is directly related with the cell division, right? सो जो भी कंटेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन वाले चैप्टर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। पहले हमने जो देखा वो कौन कौन से पार्ट देखे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द nuclear chromatin. Nuclear chromatin means nothing but the fiber of DNA, right, which is found in the form of a plexus, which is known as a chromatin. One thing that you need to remember is that supposing that if cell is differentiated, cell is what? Cell is differentiated, that means cell is in G0 phase. Cell is in G0 phase. What does it mean by G0 phase? That cell is differentiated, that means that cell is related with the process of particular activity, उसके साथ वो directly related है। The cell is a part of tissue, उसको हम क्या बोलेंगे, G0 phase में cell है, cell जो है वो differentiate हुआ है। ओके, once the cell is differentiate, उसका मतलब ये है कि फिर उसमें cell division की capacity नहीं होगी। तो जो भी सेल G0 फेज में है, जो भी सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन से फॉर्म में होगा, क्रोमैटिन फॉर्म में। ये जो मैंने बनाया इट इज अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, दैट इज क्रोमैटिन फॉर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन फॉर्म। और ये क्रोमैटिन फॉर्म जो है दैट इज यूजफुल टू एक्सप्रेस द जीन, ठीक है, जीन जो है वो ट्रांसक्राइब करे एंड इट फॉर्म मैसेंजर एंड देन इट ट्रांसलेट एंड फॉर्म प्रोटीन. That entire process is known as central dogma process of gene expression, right? So for gene expression, chromatin arrangement of the DNA is favorable. Okay, and supposing that if cell is in process of cell division, that means there should be a equal division of the genetic material in both the daughter cell. तो उस टाइम पे ये जो क्रोमेटिन कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे एंड वी फॉर्म क्रोमोसोम फॉर्म। तो क्रोमोसोम जो है अगर वो स्ट्रक्चर बना, कंडेंस फॉर्म बना, तो उसको इक्वली डिवाइड जो है वो करने में हेल्प होगी। लेकिन जब सेल G0 फेज में होगा तब क्रोमोसोमल फॉर्म जो फेवरेबल नहीं है, तब क्रोमेटिन फॉर्म जो फेवरेबल है। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना है और इक्वली जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है, एट दैट टाइम क्रोमोसोमल फॉर्म इज फेवरेबल, नॉट क्रोमेटिन फॉर्म। तो जीन एक्सप्रेशन के टाइम पे क्रोमेटिन एंड सेल डिवीजन के टाइम पे जब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करना है, एट दैट टाइम क्रोमोसोम फॉर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए, और फेवरेबल। अब हम बात करें क्रोमेटिन की। अगर हम क्रोमेटिन की बात करें देन इट इज मेड अप ऑफ डार्कली स्ट्रेन लॉन्ग थ्रेड। किससे बना है वो, डार्कली स्ट्रेन क्या है, लॉन्ग थ्रेड है, ठीक है। ओके, डार्कली स्ट्रेन लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर एंड फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग। सबसे पहले फ्लेमिंग ने उसको ऑब्जर्व किया था। ये सपोज ये एक फाइबर मैंने बनाया है, कंसिडर दिस फाइबर एज अ डीएनए, राइट, दिस इज नथिंग बट द डीएनए। ये क्या है, इट इज नथिंग बट द DNA. Okay, so this DNA is become double, right? Whenever the cell is divided mitotically, at that time this DNA undergoes one process. That process is nothing but the replication. What it is called, replication. And this replication of DNA takes place in S phase of interphase, right? एस सब फेज ऑफ इंटरफेज, उसमें क्या होगा, डीएनए जो है उसका रेप्लिकेशन जो है वो होगा, राइट। और यहाँ पे दो डीएनए जो है वो फॉर्म हो गए, ठीक है, और ये दोनों डीएनए जो है दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मींस उसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जो हैं दे आर सेम, ठीक है, उसमें कोई भी कहीं पे भी कुछ मिस्टेक जो है वो नहीं है, राइट। तो डीएनए अंडरगोज डीएनए रेप्लिकेशन, राइट, and that takes place in S subphase of interphase. Interphase के तीन सब फेज हम पढ़े हैं, कौन कौन से, G1, S and G2. In S phase there is a replication of DNA and all genetic material is become double. ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्रोमेटिन फॉर्म दिखाया है, तो ये क्रोमेटिन फॉर्म जो है उसमें मैंने दो पार्ट बनाए हैं। वन पार्ट इज ब्लूइश और ये जो ब्लूइश पार्ट है इट इज नथिंग बट द हेटेरो
क्रोमेटिन, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है, ओके। और दूसरा जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाया, दैट इज अ रेड पार्ट, दैट रेड पार्ट इज नथिंग बट द यूक्रोमेटिन, उसको हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो है उसके दो पार्ट है, one is heterochromatin and the other one is euchromatin. Now what is the difference between hetero and euchromatin? One very much important part that you need to remember is that maximum amount of genetic material is nothing but the heterochromatin. ज़्यादा जो हमारा जो जीनोम है उसमें मैक्सिमम पार्ट क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन, एंड दिस हेटेरोक्रोमेटिन डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फंक्शनल जीन, उसमें कोई भी फंक्शनल जीन जो है वो नहीं होते हैं, राइट, ओके। तो उसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। द अदर वन इज यूक्रोमेटिन, दैट यूक्रोमेटिन हैज़ व्हाट, नॉर्मल फंक्शनल जीन, उसमें क्या होगा, फंक्शनल जीन जो है वो होगी, ओके। अब ये मैंने सपोज डीएनए बनाया है और ये डीएनए में ये ब्लू पार्ट मैंने दिखाया है, सपोज थोड़ा पार्ट में रेड बना देता हूँ, ये सपोज रेड पार्ट हो गए, तो उसका मतलब आपको क्या लेना है, ब्लू पार्ट इज हेटेरोक्रोमेटिन which do not have any kind of functional gene, red part is euchromatin which has functional gene which are required or which are responsible for the synthesis of protein, ठीक है। तो यहां पे एक चीज याद रखो कि जब भी डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा तब उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि हेटेरोक्रोमेटिन में अगर कोई मिस्टेक हो रही है, डोंट वरी, उसमें कोई फंक्शनल जीन नहीं है। अगर हेटेरोक्रोमेटिन म्यूटेंट भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूक्रोमेटिन जो है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज यूक्रोमेटिन हैज फंक्शनल जीन, उसमें क्या है, फंक्शनल जीन है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट जो हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम बात करें ड्यूरिंग इंटरफेस, क्रोमेटिन इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट। जब इंटरफेस स्टार्ट हो रहा है तब इंटरफेज में रेप्लिकेशन हो रहा है, इंटरफेज के कौन से सब फेज में, एस में, एस सब फेज में, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमेटिन इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, वन इज हेटेरोक्रोमेटिन is formed of thick region which are more darkly stained and it is transcriptionally inactive। देखिए क्या लिखा है, ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन जो क्या है, इट इज अ डार्क स्टेन पार्ट ऑफ क्रोमेटिन एंड ट्रांसक्रिप्शनली दे आर इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव का मतलब क्या है कि दिस पार्ट डू नॉट सिंथेसाइज एनी काइंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। अगर ट्रांसक्रिप्शन होता तो वो क्या फॉर्म करते, तो वो मैसेंजर आरएनए जो है वो फॉर्म करते, लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन जो उसमें फंक्शनल जीन है ही नहीं, तो वो ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है, इनएक्टिव, राइट। एंड हेटेरोक्रोमेटिन इज लेट रेप्लिकेटिंग पार्ट। हेटेरोक्रोमेटिन जो है उसका रेप्लिकेशन भी कैसे होगा, लेट इसलिए क्योंकि जब एंजाइम एक्टिव है तब जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो फंक्शनल जीन है, उसके रेप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज दैट सेम मिस्टेक विल बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट प्रोजेनी, मींस डॉटर सेल में वो मिस्टेक जो चली जाएगी, वो म्यूटेंट जीन जो है वो डॉटर सेल में भी कॉपी हो जाएगा। ये अगर हुआ तो म्यूटेशन डेवलप होगा, ऐसा ना हो इसलिए हेटेरोक्रोमेटिन इज नॉट अ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इज अ यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन जो है वो पहले रेप्लिकेट भी होगा और वो ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है, एक्टिव। हेटेरोक्रोमेटिन जो वो कैसा है, वो नॉन ट्रांसक्रिप्शनल है, मतलब उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, सो ट्रांसक्रिप्शनली दे आर इनएक्टिव, और उसमें लेट रेप्लिकेट होगा। वो लेट रेप्लिकेट इसलिए क्योंकि अगर बाई चांस उसमें मिस्टेक हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट, ओके। यूक्रोमेटिन which has functional gene is true chain, it is thin and less darkly stained and it is transcriptionally active and early replicating, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है क्योंकि उसमें फंक्शनल जीन है, तो फंक्शनल जीन में से क्या बनेंगे, मैसेंजर आरएनए, देन मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट एंड फॉर्म व्हाट, प्रोटीन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शनली यूक्रोमेटिन जो है वो एक्टिव है, हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो इनएक्टिव है, और रेप्लिकेशन जो है वो पहले किसका होगा, यूक्रोमेटिन का, बाद में क्या होगा, हेटेरोक्रोमेटिन का, क्योंकि हेटेरोक्रोमेटिन में कोई भी फंक्शनल जीन नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शनली इट इज इनएक्टिव एंड इट इज लेट रेप्लिकेटिंग पार्ट, ठीक है। अर्ली रेप्लिकेटिंग पार्ट कौन सा होगा, जिसमें फंक्शनल जीन है वो, और वो क्या होगा, यूक्रोमेटिन। याद रखना बच्चा पार्टी, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। चलिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस, देखिए जब सेल G0 फेज में है तब तक वो क्रोमेटिन फॉर्म में हो, फाइबर फॉर्म में हो, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज फेवरेबल। वो इसलिए क्योंकि जो भी एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं
उसको वो स्पेस मिल जाएगी वो जीन के साथ अटैच होने की, राइट। लेकिन क्रोमोसोम जो है वो तो बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म है। ओके, सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमको कौन सा फॉर्म चाहिए? क्रोमेटिड क्रोमोसोम फॉर्म ही चाहिए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस बाय स्पिटलाइजेशन एंड डिहाइड्रेशन, तो स्प्लीट हो गया और डिहाइड्रेशन जो है उसमें होगा टू फॉर्म थिक रोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम ऑब्जर्व्ड बाय हॉफमिस्टर एंड द टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वॉल्डियर। याद रखना, क्रोमोसोम जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाइड किसने किए थे? वॉल्फमिस्टर ने, ठीक है। कौन है? हॉफमिस्टर, जिसने वो क्या किए थे? क्रोमोसोम आइडेंटिफाइड किए थे। और टर्म जो है वो किसने दिया था? वॉल्डियर। तो सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किए? हॉफमिस्टर, एंड द टर्म वाज गिवन बाय वॉल्डियर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें वो याद रखना। अब यहाँ पे देखिए कि ये डीएनए का फाइबर मैंने बनाया था which undergoes the replication process and form 2 DNA. This 2 DNA is identical to each other, हाँ या ना? क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ है। ओके, अब वही चीज जो है ये आप क्रोमेटिड फॉर्म में समझ लो कि ये सपोज एक सिंगल क्रोमेटिड है। अब ये सिंगल क्रोमेटिड में अभी एक ही सेट है किसका? जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं लिख लूं कि यहां पे सपोज क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। रेप्लिकेशन कभी क्रोमेटिड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। आपको इस क्रोमेटिड फॉर्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो देखना है। तो वो जेनेटिक मटेरियल जब रेप्लिकेट होगा तो वो जेनेटिक मटेरियल कैसा हो जाएगा? डबल। तो इस क्रोमेटिड में देखिए कितने फाइबर मैंने बनाया है? दो फाइबर बनाए। इसमें कितना है? एक ही। तो ये 2 फाइबर बने, वो कैसे हैं? दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। उसके बाद क्या होगा कि ये जो दोनों क्रोमेटिड के आर्म है वो वर्टिकली स्प्लिट होंगे। क्या होंगे? वर्टिकली स्प्लिट, जो मैंने यहां पे दिखा है थर्ड डायग्राम में। तो अगर वो वर्टिकली स्प्लिट हुए तो उसका मतलब ये है कि अब यही क्रोमेटिड जो है वो क्या हो गया? वर्टिकल स्प्लिट हो गया। तो अब वो क्या है? दैट स्ट्रक्चर हैज 2 क्रोमेटिड, राइट, विच अटैच विद द सेंट्रोमियर, और वो पूरा स्ट्रक्चर जो क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम जो है उसमें अब अगर हम बात करें तो ये क्रोमोसोम में ये जो 2 क्या है? क्रोमेटिड। ये क्रोमोसोम में क्या है? अब 2 क्रोमेटिड जो हैं दे आर सिस्टर क्रोमेटिड। वो सिस्टर क्रोमेटिड क्यों है? बिकॉज दिस 2 क्रोमेटिड हैविंग अ सेम जेनेटिक मटेरियल। दोनों में जेनेटिक मटेरियल कैसा है? सेम। सिर्फ सेम जेनेटिक मटेरियल है इतना नहीं, लेकिन दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल जो है उसका लोकाई जो है, मतलब लोकेशन, वो भी सेम है। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अगर हम बात करें कि यहाँ पे सपोज मैं कोई जीन जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई एक जीन है, ये जीन है ए। तो सिस्टर क्रोमेटिड में वही लोकाई पे ही दूसरा एलील जो है वो होगा, राइट। तो उसका मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ सेम नहीं, सेम तो है ही है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल का जो लोकेशन जो है ऑन डिफरेंट क्रोमेटिड, लेकिन डिफरेंट क्रोमेटिड ऑफ द सेम क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम एक, उसकी डिफरेंट क्रोमेटिड, वो क्या हो गए? सिस्टर क्रोमेटिड जो हो जाएगी। और सिस्टर क्रोमेटिड जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? सेम होगा। सिस्टर क्रोमेटिड में जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? सेम। अगर इसके पास में दूसरा क्रोमोसोम बनाऊं, ये कंप्लीट क्रोमोसोम है, इसके पास में दूसरा क्रोमोसोम बनाऊं, तो वो क्रोमोसोम का क्रोमेटिड और ये क्रोमोसोम का क्रोमेटिड, ये दोनों कैसे हैं? दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड है दे आर सिस्टर क्रोमेटिड, एंड क्रोमेटिड ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। उसमें जीन भी अलग हो गए और उसके लोकाई भी अलग हो गए। लेकिन एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड है उसके जीन भी सेम होंगे और उसका लोकेशन भी सेम होगा। वो इसलिए क्योंकि वो तो डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेस के थ्रू वो डेवलप हुआ है, ठीक है। और अब जब ये जो सेंट्रोमियर है उससे जब हम स्प्लिट करेंगे तो वो दोनों क्रोमेटिड जो है दैट विल मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट पोलर रीजन एट द मेटाफेज। मेटाफेज में स्टार्ट होगा, और वो अगर उसके बाद हम बात करें एनाफेज, वो उसमें ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। तो मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम जो है वो इक्विटोर पे आ जाएंगे, उसके काइनेटोकोर जो है उसके साथ स्पिंडल फाइबर जो है अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और उसका सेपरेशन जो है वो कहाँ पे होगा? एनाफेज में। समझ में आ रहा है? ओके। तो तब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी, एंड देन आफ्टर इट विल कंसिडर एज अ क्रोमोसोम। उसके बाद हम उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमेटिन जो है उसमें 2 पार्ट, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एंड लेट रेप्लिकेटिंग। यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बिकॉज इट हैज फंक्शनल जीन एंड इट इज अर्ली रेप्लिकेटिंग पार्ट, ठीक है। जब सेल डिवीजन नहीं कर रहा है, सेल इज इन G0 फेज, एट दैट टाइम टू एक्सप्रेस द जीन इंफॉर्मेशन
the chromatin form is favorable. Why? Supposing that if you want to divide that genetic material in two different cells at the time of cell division, then the condensed form is more favorable, that is chromatid and chromosome, right? चलिए केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम की क्या बात कर रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन, then chromosome has 40% of DNA, 50% of histone protein and 1.5% RNA. तो क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम में 40% क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, राइट, 1.5% अप्रोक्स क्या है, आरएनए है, और अगर हम बात करें मैक्सिमम पार्ट जो क्या है, प्रोटीन, दैट कंट्रीब्यूट 50%, और वो प्रोटीन का टाइप जो आपको याद रखना है, कौन सा पार्ट है, कौन से टाइप क्या है, हिस्टोन प्रोटीन. जब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है जो तब हम देखेंगे डिटेल में ये, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी यहाँ पे है, ठीक है. चलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीसीज टू स्पीसीज स्पेसिफिक, हर एक स्पीसीज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कैसे है, स्पेसिफिक है. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम में क्रोमोसोम जो वो कितने हैं, 2n मतलब डिप्लॉयड कंडीशन, उसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46. दैट मीन्स वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ऑफ द सेल. हर एक सोमेटिक सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर, मतलब टोटल कितने हुए, 46, राइट. ओके चलिए तो थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम अमंग्स प्लांट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अमंग एनिमल्स. दो एग्जांपल लेते हैं कि प्लांट में ऐसे कौन से एग्जांपल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एंड सेम वे एनिमल. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम अमंग्स प्लांट आर फाउंड इन ऑफियोग्लोसम, राइट, विच इज अ टेरिडोफाइट. वो क्या है, टेरिडोफाइट है, और एग्जांपल कौन सा है, ऑफियोग्लोसम. तो ऑफियोग्लोसम में अगर हम बात करें, जिसको हम एडर्स टंग भी बोल सकते हैं, कॉमन नेम उसका है एडर्स टंग, जिसमें 2n इज इक्वल टू 1260 क्रोमोसोम उसमें है, मतलब 2n डिप्लॉयड, ठीक है. अगर उसका आप हैप्लॉइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 630. कितना है, 630. ओके 2n कंडीशन में कितना है, 1260. सेम वे अमंग्स एनिमल की अगर हम बात करें तो ओलोकेंथा विच इज बेसिकली प्रोटोजोअन, उसके अंदर 2n इज इक्वल टू 1600. उसका मतलब ये है कि n हैप्लॉइड कंडीशन कितनी होगी, 800, ठीक है. चलिए तो ये हमने बात की किसकी, मैक्सिमम नंबर की. अब हम बात करें मिनिमम नंबर की. तो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम अमंग्स एनिमल सेल, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की, दैट इज फाउंड इन द एस्केरिस, जहां पे डिप्लॉयड कंडीशन 2n इज इक्वल टू 2, राइट, मतलब एस्केरिस हैज ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ओके अमंग्स प्लांट की अगर हम बात करें, देन हैप्लोपेपस ग्रैसिलस. हैप्लोपेपस ग्रैसिलस इज नथिंग बट द फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें 2n इज इक्वल टू क्या होगा, 4. दैट मीन्स दिस सेल हैज ओनली 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. तो पहले हमने मैक्सिमम देखे नंबर देखे, फिर हमने क्या देखा, मिनिमम नंबर, राइट. दोनों में एक एक एग्जांपल प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का हमने लिया. चलिए ईच क्रोमोसोम हैज मेम्ब्रेन कॉल्ड पेलिकल विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट इज फिल्ड विद द क्रोमोप्लाज्म. तो ये सपोज मैंने पूरा एक क्रोमेटिड या फिर क्रोमोसोम बनाया है, ठीक है. अब ये जेनेटिक मटेरियल जो, वो जेनेटिक मटेरियल जो ओपन नहीं है, अदरवाइज एंजाइम जो है दैट विल डायरेक्टली अटैच विद दैट जेनेटिक मटेरियल और इट कैन डाइजेस्ट द जेनेटिक मटेरियल. तो उसके आसपास एक प्रोटेक्टिंग लेयर है. दैट प्रोटेक्टिंग लेयर इज नथिंग बट द पेलिकल, एंड दैट पेलिकल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. वो किससे बना है, प्रोटीन से बना है, राइट. ओके और इसके अलावा जो क्रोमोसोम हमने बनाया है, वो क्रोमोसोम जो है उसका खुद का मैट्रिक्स जो है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ कॉलॉइडल सब्सटेंस, दैट इज नोन एज क्रोमोप्लाज्म. जैसा साइटोप्लाज्म, जैसा न्यूक्लियोप्लाज्म, वैसे ही क्या है, क्रोमोप्लाज्म. ओके अब ये दोनों जो है उसके आर्म हैं, ठीक है. अब ये आर्म जहां पे सेंटर जो पार्ट है, राइट, विच इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर. उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोमियर. अब ये जो सेंट्रोमियर जो है उसके आसपास अगर हम बात करें बाइलेटरल साइड पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है. द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज काइनेटोकोर, एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन during the mitotic as well as in meiosis, right, at the time of a cell division, spindle fiber, which is basically what, microtubules, right, which is formed from centriole. कहाँ से वो डेवलप हुआ है, centriole से. So दोनों polar region से centriole क्या डेवलप कर रहे हैं, spindle fiber, and that spindle fiber connect with this kinetochore part, which is a disc-like part on either side of the centromere. Centromere is also known as a primary constriction. उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन.
तो सेंट्रोमियर जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन है दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा पार्ट जो है वो थोड़ा नैरो दिखेगा, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। अगर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो वो हुआ तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर वो क्या फॉर्म करेगा, सैटेलाइट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, सैटेलाइट। और ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलेंगे सेट क्रोमोसोम, या फिर वो ही क्रोमोसोम जो है वो क्या है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम which participate to form NOR region, that is nucleolar organizer region, NOR, जो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोलस बनाएगा। तो न्यूक्लियोलस कौन बना रहा है, सेट क्रोमोसोम। और सेट क्रोमोसोम जो है वो अगर हम ह्यूमन की बात करें देन वी हैव 13, 14, 15, 21 एंड 22। कौन कौन से, 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये सारे जो क्रोमोसोमल पेयर्स जो हैं, इट इज नथिंग बट व्हाट, दे ऑल आर सेट क्रोमोसोम। वो सब कैसे क्रोमोसोम है, दे ऑल आर सेट क्रोमोसोम। ठीक है, ओके। अब देखिए दूसरी चीज कि यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है, ये ऊपर का आर्म है, उसमें मैंने दो पैरेलल जेनेटिक मटेरियल बनाया है। ठीक है, तो दो फाइबर जो हैं दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, लेकिन दो फाइबर जो कैसे रह रहे हैं, सेपरेट ले रहे हैं। ठीक है, तो वो जब सेपरेट होंगे तो ऐसा जो अरेंजमेंट है क्रोमेटिन का या फिर क्रोमोनेमेटा का, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, पैरानेमिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमेटिन। उसको हम क्या बोलेंगे, पैरानेमिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमेटिन। और ऐसा अरेंजमेंट कौन से क्रोमोसोम में, कौन से सेल में होगा, ऐसा अरेंजमेंट जो है वो जर्म लाइन सेल में होगा, जिसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस। और वो इसलिए क्योंकि अगर दो ऐसे क्रोमेटिन होंगे, ठीक है, तो ये एक क्रोमेटिन जो है वो दूसरे कोई नॉन सिस्टर क्रोमेटिन जो उसके साथ क्या कर सकता है, चाइज़मा फॉर्मेशन, एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है दैट विल टेक्स प्लेस। तो वो दोनों सेपरेट रहने जरूरी है, क्योंकि क्या करना है, मियोसिस करना है। मियोसिस इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू पैरेंटल क्रोमोसोम, टू डिफरेंट पैरेंटल क्रोमोसोम, राइट। ओके, इसके अलावा एक मैंने अरेंजमेंट यहाँ पे भी बनाया है जिसमें क्या है, वो वाइंडिंग फॉर्म है, दे आर इन अ स्पाइरल फॉर्म। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लैक्टोनेमिक अरेंजमेंट। और वो किस में होगा, जो सेल माइटोटिक सेल डिवीजन करता है उसमें। अब माइटोटिक सेल डिवीजन कौन करते हैं, सारे सोमेटिक सेल जो क्या करते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन। तो उसमें जेनेटिक मटेरियल का अरेंजमेंट कैसा होगा, प्लैक्टोनेमिक। और जिसमें मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, राइट, मीन्स अ सेल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द गोनाड्स, जर्म लाइन सेल, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें जेनेटिक मटेरियल का अरेंजमेंट जो कैसा होगा, पैरेलल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरानेमिक अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम। अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल एंड स्पाइरली कॉइल्ड थ्रेड्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड होगी, दे आर नथिंग बट द सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन वो कब होगा, स्प्लिटिंग होने के बाद, वर्टिकल स्प्लिटिंग होने के बाद पहले रेप्लिकेट होगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद कंडेंस होगा, फिर क्या होगा, पूरा क्रोमोसोम फॉर्म होगा, फिर उस पर क्या होगा, वर्टिकल स्प्लिटिंग, और उसके बाद वो क्या बन जाएगी, दो क्रोमेटिड बन जाएगी। ठीक है, ओके। जॉइन एट द सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये दोनों जो क्रोमेटिड जो है वो कहाँ पे अटैच होती है, सेंट्रोमियर के पास। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचो कि यहाँ से अगर वर्टिकल स्प्लिटिंग हुआ, ठीक है, सपोज हम दिखाते हैं यहाँ पे डेवलप करते हैं वर्टिकल स्प्लिटिंग। अगर यहाँ से वर्टिकल स्प्लिटिंग हुआ तो ये दो जो पार्ट डेवलप हो जाएंगे वो क्या हो जाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड। और दोनों में जेनेटिक मटेरियल तो कैसा है, सेम ही है, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम डिस्कस करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कितने हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी उसके टाइप है। द क्रोमोसोम आर कॉल्ड मोनोसेंट्रिक, जिसमें एक सेंट्रोमियर होगा, डाइसेंट्रिक, एग्जांपल मेज, जिसमें दो सेंट्रोमियर होंगे, पॉलीसेंट्रिक दैट इज पैरास्क्रिस, जिसमें ज्यादा होंगे, और एसेंट्रिक, जिसमें कोई भी क्या नहीं होगा, सेंट्रोमियर नहीं होगा। तो मोनोसेंट्रिक मतलब वन सेंट्रोमियर, डाइसेंट्रिक मतलब टू सेंट्रोमियर, पॉलीसेंट्रिक मीन्स मोर देन टू, एंड विदाउट सेंट्रोमियर दैट इज एसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन ये सेंट्रोमियर जो है उसका लोकेशन क्या है क्रोमोसोम में, उसके डिपेंडेंट इसके ऊपर भी उसके टाइप हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड एज, क्रोमोसोम के यहाँ पे टाइप डेवलप होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सपोज यहाँ पे हम क्रोमोसोम फॉर्म कर रहे हैं,
ये देखिए, ये सपोज एक क्रोमोसोम हुआ जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो एट द सेंटर, और दोनों आर्म जो है उसकी साइज कैसी है, सेम। ठीक है, यहाँ पे मैं सपोज दूसरा एक क्रोमोसोम बना रहा हूँ जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर से थोड़ा शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो एक आर्म जो है वो स्लाइटली स्मॉलर देन द अदर आर्म, दूसरा आर्म जो वो स्लाइटली कैसा है, लॉन्गर। ओके, अब ये तीसरा क्रोमोसोम मैं बना रहा हूं। ठीक है, इसमें देखिए कि सेंट्रोमियर जो कैसा है, सब टर्मिनल, फ्रॉम टर्मिनल एंड वो थोड़ा नजदीक है, तो उसका मतलब ये है कि एक आर्म जो वो एक्सट्रीमली शॉर्ट और दूसरा जो वो एक्सट्रीमली लॉन्ग, और जो फोर्थ है जिसमें सेंट्रोमियर एक साइड है, तो एक ही आपको क्या दिखेगा, आर्म जो है वो दिखेगा। ठीक है, ओके, अब उसके अकॉर्डिंगली ये जो सेंट्रोमियर है उसके टाइप है। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है और दोनों आर्म जो उसका साइज सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये फर्स्ट जो क्या है, इट इज मेटासेंट्रिक। दूसरा, सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर से थोड़ा शिफ्ट हुआ है, तो एक आर्म जो है वो थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर आर्म, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। उसको हम क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। थर्ड में देखिए, सेंट्रोमियर इज सब टर्मिनल, एक एंड से थोड़ा नजदीक है, तो एक आर्म जो है एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड द अदर वन इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग बट द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, और वो क्या फॉर्म करेगा, सैटेलाइट भी फॉर्म करेगा, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेट क्रोमोसोम। ठीक है, और चौथा जो है जिसमें सेंट्रोमियर तो एक साइड ही है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा वो, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब ये जो चारों टाइप है उसमें अगर हम ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज ऑल्सो देयर, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज ऑल्सो देयर, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हमारे कैरियोटाइप में नहीं होते हैं। तो बाकी के तीनों हैं, कौन कौन से, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक जो है वो ह्यूमन में नहीं होते। ओके, अब ये जब इसका वर्टिकल स्प्लिटिंग होगा तब ये सब क्रोमोसोम जो है वो आपको कैसे दिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, राइट, और वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो दे आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय द सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर से वो कैसे होंगे, अटैच हो चुके होंगे जब वो वर्टिकल स्प्लिट हो चुका होगा। ओके, लेकिन यही क्रोमोसोम जो अगर उसका हमको सपोज क्रोमोसोम का स्टडी करना है, तो क्रोमोसोमल स्टडी के लिए जो बेस्ट फेज है ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज मेटाफेज। कौन सा फेज है, मेटाफेज, जिसमें हर एक क्रोमोसोम जो है इट इज मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड, टू सिस्टर क्रोमेटिड एंड विथ वन सेंट्रोमियर। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर जो सबसे अच्छा किसमें दिखेगा, मेटाफेज में। कौन से किसमें, कौन से फेज में, मेटाफेज में। मेटाफेज के बाद क्या आएगा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, whatever the spindle fibers is from the centriole, that spindle fiber attached to the kinetochore of each of the chromosome, और फिर वहां से वो दो क्रोमेटिड को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो जब वो दो क्रोमेटिड सेपरेट करके when that chromatid moves towards the respected polar part और polar region, respective polar region में जब वो पास होगा, उस टाइम पे अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, फिर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो वो कुछ हमको इस तरीके से दिखेगा, राइट। फिर अगर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो वो क्रोमोसोम कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा, और अगर लास्ट क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और उसके साथ अटैच क्या है, स्पिंडल फाइबर। क्या अटैच है, स्पिंडल फाइबर। हम बोल रहे हैं स्पिंडल फाइबर, लेकिन है वो क्या, माइक्रोट्यूब्यूल। तो देखिए कि जब एनाफेज में दो क्रोमोसोम की एक क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम की जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है, व्हेन दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय द स्प्लीसिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, तब ये जो है वो कौन सा अल्फाबेट जैसा दिख रहा है, के अल्फाबेट। तो मतलब के फॉर्म में वो क्रोमेटिड सेपरेट होगी। ये कौन सा अल्फाबेट लग रहा है, एल, क्योंकि एक जो आर्म है वो शॉर्ट है, दूसरा आर्म जो है वो स्लाइटली बिगर है, एक जो है वो स्लाइटली स्मॉलर है। ठीक है, ये जो वो कौन सा अल्फाबेट जिसे दिखेगा, जे। ठीक है, क्योंकि एक आर्म जो है इट इज एक्सट्रीमली स्मॉलर एंड द अदर वन इज एक्सट्रीमली लॉन्गर, और ये जो कैसा दिखेगा, आई। लेकिन ह्यूमन में ये तीनों ही दिखेंगे बिकॉज ह्यूमन कैरियोटाइप डू नॉट हैव टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार क्रोमोसोम जो है उसके टाइप हमने पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। चलिए, तो पहला कौन सा है, मेटासेंट्रिक,
Centromere are at the center and the length of both the arm मीन्स क्रोमेटिन वो कैसा होगा इक्वल। तो ये फर्स्ट हमने देखा था वो, ठीक है। जब सेपरेट होगा तो कौन से फॉर्म में दिखेगा वो के, अल्फाबेट के। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर नियर द सेंटर एंड वन आर्म लॉन्गर देन द अदर, वन आर्म इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। जब वो सेपरेट होगा क्रोमेटिन से तो वो कौन से फॉर्म में दिखेगा, एल फॉर्म में, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर इज सब टर्मिनल, एक एंड से नजदीक है। सो वन आर्म इज वेरी लॉन्ग एंड द अदर आर्म इज वेरी शॉर्ट। जब उसके क्रोमेटिड सेपरेट होंगे तो वो कौन सा अल्फाबेट जैसे दिखेगा, जे, राइट। एंड द लास्ट वन दैट इज स्टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज द टर्मिनल एंड देयर इज ओनली वन आर्म और क्रोमेटिड, और वो जब सेपरेट होंगे तब वो कैसा दिखेगा, तब वो दिखेगा कैसा, आई अल्फाबेट जैसा। लेकिन ह्यूमन में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं है, ये हमको याद रखना है। चलिए, तो पहला पार्ट जो है वो हमने देखा कौन सा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन प्रीवियस लेक्चर, देन न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर हमने देखा क्रोमेटिन, और अब जो हम बात कर रहे हैं देयर इज फोर्थ पार्ट, देयर इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस। Nucleus is membranous bound structure, right? It is made up of double membrane which is known as nuclear membrane, but nucleolus is without membranous structure, right? Nucleolus do not have any kind of membrane in it, right? चलिए, अब उसकी अगर हम बात करें, then this nucleolus was first observed by Fontana in skin cell of eel, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। The term nucleolus was given by Bowman। तो सबसे पहले न्यूक्लियोलस का स्टडी जो है वो किसे किया था, फोंटना ने, इन स्किन सेल ऑफ इल। और टर्म न्यूक्लियोलस जो वो सबसे पहले किसने दिया था, बॉमन ने, राइट। ओके, इट इज जनरली एसोसिएट विद द एनओआर ऑफ न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, पर्टिकुलर कौन से, सेट क्रोमोसोम, अगर हम हमारी बात करें that includes 13, 14, 15, 21 and 22 pairs of chromosome, they are set chromosome, ठीक है। that form NOR, nucleolar organization region, जहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है वो accumulate होंगे, that form what, nucleolus, right, and that region is known as nucleolar organizers region, okay। nucleolus is absent in muscles fiber, नहीं होते muscles fiber में, RBC, yeast, sperm and prokaryotes, इसमें न्यूक्लियोलस जो है वो नहीं होगा। कौन कौन से, मसल्स फाइबर, आरबीसी, स्पर्म, यीस्ट विच इज अ यूनिसेल्युलर फंजाई, एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस ही नहीं है, ठीक है। जनरली अ डिप्लॉयड सेल हैज टू न्यूक्लियोलाई, दो न्यूक्लियोलाई जो होंगे डिप्लॉयड सेल में, राइट, बट द नंबर कैन वेरी, नंबर जो वो अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 इन सोमेटिक सेल ऑफ मैन, हमारे सोमेटिक सेल में अप्रॉक्स 5 न्यूक्लियोलाई होते हैं। 1000 न्यूक्लियोलाई इन oocytes ऑफ xenopus। xenopus जो है उसके oocytes विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ xenopus, उसमें 1000 तक क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोलाई जो है वो हो सकते हैं। अब हम उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो देखिए कि ये आपको मेम्ब्रेन जैसा दिख रहा होगा लेकिन वो मेम्ब्रेन नहीं है। बेसिकली इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमेटिन इन सच अ वे दैट इट सीम्स लाइक मेम्ब्रेन, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। चलिए, इट इज विदाउट एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स। अलग अलग न्यूक्लियोलस में पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें देखिए फर्स्ट पार्ट कौन सा है, पार्ट्स अमोर्फा। इट इज द सेंट्रल एंड प्रोटीनियस पार्ट। ये पूरा जो हमने सरफेस पे बनाया है, सरफेस जो है उसमें ये जो फाइबर है वो क्रोमेटिन है, वो क्या है, क्रोमेटिन। अब ये जो सर्कल फॉर्म का जो स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर जो मैट्रिक्स है दैट इज नोन एज पार्स एमोर्फा, उसको क्या बोलेंगे हम, पार्स एमोर्फा। और वो बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है, मैट्रिक्स विच इज अ कॉलोइडल सब्सटेंस। इसमें आरएनए भी होंगे, इसमें प्रोटीन भी होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यूक्लियोलस जो है इट इज एक्टिवली रिलेटेड विथ व्हाट, आरएनए सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ आरएनए। RNA synthesis and storage of RNA that takes place inside the nucleolus, और इसलिए RNA synthesis जो it is also related with the SAT chromosome, क्योंकि ये SAT chromosome से ही बना है, हाँ या ना। अब क्रोमोसोम क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि सेल कौन से फॉर्म में है, कौन से फेज में, G0 फेज में, तो वो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होगा, ठीक है। सैटेलाइट और वो सब दिखना होगा तो इसमें नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो तो कब फॉर्म होता है, by the condensation process, और condensation process of genetic material takes place at the time of cell division, ठीक है। चलिए, fibrillary zone made up of ribonucleoproteinous fibril
राइट। तो फाइबर, देखिए यहाँ पे हमने बनाया है वो क्या है, फाइब्रिलर जोन। फाइब्रिलर जोन में ब्लैक फाइबर जो हो आपको दिखेंगे, और वो ब्लैक जो फाइबर्स हैं वो किससे बने हैं, रिबो न्यूक्लियो प्रोटीन। रिबो स्टैंड फॉर व्हाट, रिबो स्टैंड फॉर आरएनए, राइट। रिबो न्यूक्लियो मीन्स आरएनए हो गया, एंड इट ऑल्सो हैज व्हाट, प्रोटीन, ठीक है। और उससे वो क्या डेवलप हुआ है, फाइबर्स जो है वो डेवलप हुए हैं। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन वो दोनों को मिलके क्या बना है, फाइबर। लेकिन न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, RRN, कौन सा है, RRN, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेन्युलर जोन, मेड अप ऑफ रिबो न्यूक्लियो प्रोटीन CS ग्रेन्यूल। ये ब्लैक जो मैंने बनाया है वो क्या है, फाइबर है। इसके अलावा जो मैंने ऑरेंज फॉर्म के जो डॉटेड पार्ट दिखाया दैट इज ग्रेन्युलर जोन, और ये ग्रेन्युलर जोन जो है दैट इज रिबोसोमल प्रीकर्सर्स। वो सब क्या है, रिबोसोमल प्रीकर्सर्स। तो एक चीज याद रखिए कि एक जहां पे RNA और प्रोटीन्स के क्या है, फाइबर्स हैं, वो फाइबर्स और प्रोटीन उसका क्या होगा, कंडेंसेशन, उससे क्या होगा, एक ग्रेन्यूल जैसा पार्ट बनेगा। वो ग्रेन्यूल वाला पार्ट ही क्या है, ग्रेन्युलर जोन, विच इज बेसिकली प्रीकर्सर्स है। उसके बाद क्या बनेगा, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ रिबोसोम्स। तो पहले RNA एंड प्रोटीन वो दोनों इकट्ठे हुए, एंड देन इट फॉर्म अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। वो क्या बनाएगा, फाइब्रिलर जोन, ठीक है। तो वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, प्रोटीन और RNA दोनों है। फिर ग्रेजुअली वो क्या किस में कन्वर्ट होगा, स्फेरिकल फॉर्म में, दैट फॉर्म अ ग्रेन्यूल। वो ग्रेन्यूल जो है वो क्या है, ग्रेन्युलर जोन फॉर्म करेंगे। वो प्रीकर्सर्स ऑफ रिबोसोमल यूनिट है, मतलब उसमें से रिबोसोम यूनिट बनेंगे, कौन कौन से, स्मॉलर एंड लार्जर, ओके। उसके बाद वो और कंडेंस होंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ रिबोसोम्स बन जाएंगे, ठीक है, ओके। तो वो हुआ ग्रेन्युलर जोन। और लास्ट जो है दैट इज न्यूक्लियर एसोसिएटेड क्रोमेटिन। क्या हम बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलर, मतलब न्यूक्लियोलस के साथ एसोसिएटेड, कनेक्टेड क्रोमेटिन। और वो क्रोमेटिन जो है वो दो फॉर्म है। देखिए यहाँ पे एक टी शेप में आपको क्रोमेटिन का अरेंजमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, सपोज ये और ये टी शेप में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वो क्रोमेटिन का अरेंजमेंट ऐसा है कि एक क्रोमेटिन जो वो ऐसे पेरिफेरी में आएगा और वो अंदर की ओर क्या करेगा, पेनिट्रेट भी करेगा, राइट। इट इज लाइक इफ यू कट द ऑरेंज और लेमन, राइट, हॉरिजॉन्टली, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो उसकी वॉल है उसमें से टूवर्ड्स द सेंटर क्या होंगे, पार्टीशन डेवलप हुए होंगे, ठीक है। तो ये सारा जो क्रोमेटिन फाइबर है। लेकिन जो क्रोमेटिन फाइबर है विच इज associated with the entire nucleolar, so nucleolar associated chromatin, they are differentiated into perinuclear and intranucleolar chromatin. perinuclear मतलब जो बाहर है वो, ठीक है, सरफेस पे, और इंट्रान्यूक्लियर मतलब जो अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं वो। और जो अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं मतलब पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन इज प्रोड्यूस इनटू अ इनग्रोथ कॉल्ड ट्यूबरक्यूली। ये जो अंदर जो वो पेनिट्रेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबरक्यूली। तो बाहर जो है दैट इज पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, है ना, डिफरेंशिएटेड इनटू पेरीन्यूक्लियोलर एंड इंटरन्यूक्लियोलर जो अंदर है वो, ठीक है। तो और वो अंदर जो पेनिट्रेट कर रहे हैं दैट सेप्टम लाइक पोर्शन इज नोन एज ट्यूबरक्यूली, ठीक है। तो ये हुआ न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन और एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, न्यूक्लियोलस इज फॉर्म्ड ऑफ RNA एंड नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन। याद रखना, ठीक है। देखिए जब हम क्रोमोसोम पढ़ रहे थे तो क्रोमोसोम ने क्या हमने पढ़ा था, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA, 40% DNA, 50% हिस्टोन प्रोटीन एंड 1.5% क्या था, RNA था, ठीक है, ओके। यहाँ पे न्यूक्लियोलस की बात करें, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोलस, इसके आसपास क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसमें क्या होंगे, दूसरे क्रोमेटिन भी होंगे, ठीक है। लेकिन हम पार्ट कर रहे हैं ये डायरेक्टली स्टेन न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस इज फॉर्म्ड ऑफ RNA एंड नॉन हिस्टोनिक एसिडिक प्रोटीन। हिस्टोन नहीं है वो, क्या है, नॉन हिस्टोनिक एसिडिक प्रोटीन। हिस्टोन जो है वो किस में होगा, क्रोमोसोम में, ठीक है। वो हम पार्ट जो है वो जब हम क्रोमोनेमेटा, न्यूक्लियोसोम कैसे डेवलप हो रहे हैं वो जब हम देखेंगे नेक्स्ट जस्ट लेक्चर में, विच इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। और वो ही जो है वो आपको आगे जाके वो हेल्प करेगा जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस that includes nuclear membrane, nucleoplasm, then chromatin, and the last one is nucleolus.
न्यूक्लियोपोर भी हमने अलग से डिटेल में जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस की है। आई होप कि ये लेक्चर जो है उसमें आपको मज़ा आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर होंगे। स्टे ट्यून, यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए हमारा, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन जो शेयर कीजिए, क्योंकि एक लेवल तक हम कंटेंट देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून। विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।